व्यू क्या बन रहा है इस मैटर पे? देखिए, जहाँ तक ग्लोबल व्यू है, फेड को प्रेम करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि रेट का व्यू वो अगले फॉल यानी कि अगले समर के बाद ही लेंगे। उससे पहले टेपरिंग का व्यू लिया जा सकता है। आज की तारीख में जो टेपरिंग है उसका खास मायने नहीं है, सिर्फ स्टांस है कि ये दिखाने के लिए कि भाई हम टेपरिंग कर रहे हैं। अदरवाइज 120 बिलियन डॉलर आप महीने के डालते हैं, फिर आप 15 बिलियन निकालते हैं, तो वो ज़्यादा उसका मायने नहीं होता है लिक्विडिटी के ऊपर। जहाँ तक हमारा ग्लोबल व्यू है, हमारा यही व्यू है कि ग्लोबल जीडीपी बढ़ने की संभावना बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा है। प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंचना ये 2022 में ज़रूर होगा, और इंडिया जैसे मार्केट्स में उससे आगे भी पहुंच सकता है। एक ही कंसर्न रही है लोगों के दिमाग में, वो है सप्लाई साइड से जो इन्फ्लेशन आया है। लेकिन याद रहे कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को रेट बढ़ाकर फाइट नहीं किया जा सकता है, उससे स्टैगफ्लेशन होने का खतरा होता है। इसलिए हमारा ऐसा सोचना है कि कोई सेंट्रल बैंकर दुनिया का ऐसा नहीं होगा जो कि रेट बढ़ाकर, लिक्विडिटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाकर और इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को फाइट करने की कोशिश करेगा। तो जहाँ तक हमारा ऐसा सोचना है कि ये जो लिक्विडिटी मार्केट में है, ये मार्केट के रीजंस की वजह से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी जो है वो बरकरार रहेगी लगभग अगले फॉल तक। दैट इज द जनरल व्यू एंड दैट विल कीप सपोर्टिंग द ग्रोथ एंड द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द लार्जर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसा हमारा सोचना है। आशुतोष, हमने देखा एक बार बहुत ही रिकॉर्ड नंबर ऑफ एसआईपी फ्लोज आए, 11,000 करोड़ क्रॉस कर गया एसआईपी। उसने भी काफ़ी न्यूट्रलाइज करने की किया है एफआई आउटफ्लोज को। तो आपका तो टियर 2 टियर 3 में काफ़ी डीप पेनिट्रेशन है। क्या सेंस लग रहा है ये फ्लोज ड्यूरेबल है? देखिए, ऐसा है कि एक जो जो पैसा इकट्ठा करके जो निवेश करते हैं वर्किंग क्लास के लोग, उनकी एक आदत रही है इंडिया में कि वो रेट पे डिपेंड करते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से रेट की डिपेंडेंस खत्म हो गई है और लोगों को लगने लगा है कि उन्हें कहीं ना कहीं ज़्यादा रिटर्न की ज़रूरत है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने कोशिश की तो अच्छा पैसा बना है, और इसीलिए उनकी एक धारणा हो गई है, ये जो कंपलसरी सेविंग है ना, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही डालेंगे। तो इसीलिए आज की तारीख में शायद 5 करोड़ से भी ज़्यादा निवेशक एसआईपी के द्वारा जुड़े हैं। और हम जितने छोटे मार्केट्स में जाते हैं वहाँ एसआईपी की ही ज़्यादा डिमांड मिलती है और लमसम की थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वहाँ वर्किंग क्लास के लोग हैं जिनको रेगुलरली इन्वेस्ट करना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक हम सोचते हैं, हम देखते हैं ये तो अभी आगे काफ़ी बढ़ेगा। मतलब अभी तो कम ही है ऐसा समझिए, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ 5% और लेस हाउस होल्ड्स में म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ पे से आ रहा है। अगर वो 5 का 15 होगा या 25 होगा या 50 होगा, तो आप सोच सकते हैं कि एसआईपी का जो फ्लो है वो कितना ज़्यादा बढ़ेगा। और हमें कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होना वाला है। आशुतोष, पहले तो शुक्रिया ईटीन और स्वदेश को समय देने के लिए। आप बहुत आराम से अपनी बात को रख रहे हैं और बहुत ही समझ में भी अच्छे से आ रहा है। जैसे अजय ने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो पहला फेड क्या कर सकता है, दूसरा एफआई, उन्होंने एसआईपी वाला पूछा हिस्सा। मैं इसमें एक और एडिशन करना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर फेड थोड़ा भी हॉकिश हो जाता है किसी भी वजह से, थोड़ा भी ये बोलता है कि नहीं ठीक है हम अभी नहीं तो थोड़ा करेंगे बाद में, इंडियन स्टॉक मार्केट को इससे कितना फर्क पड़ सकता है, या इंडियन मार्केट्स पे लिक्विडिटी का कितना फर्क पड़ सकता है? क्योंकि एफआईज तो बेच रहे हैं, इसको तो मैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन अगर हॉकिश स्टांस आ जाता है फेड का, तो क्या इसको भी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है या फिर हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि व्हाट ऐसा क्या होगा कि फेड को हॉकिश स्टांस की ज़रूरत पड़ेगी। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो डिजीज़ जो है बहुत रैपिडली रिड्यूस हो जाए, क्योंकि क्यों इतना इतना अकोमोडेटिव स्टांस है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स ने ऐसा सोचा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है जो भी ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है इतनी, उसको और स्ट्रेस ना दिया जाए। तो उनके लिए जो कैपिटल है वो इजीली अवेलेबल हो और बिजनेस जो है वो ठीक से चल सके। अगर रैपिडली द रिडक्शन ऑफ डिजीज देखा गया, तो उससे 2 चीज़ें होंगी कि डिमांड जो है, कंजम्पशन तेज़ी से बढ़ेगा। और जब कंजम्पशन तेजी से बढ़ेगा, उस टाइम में उस स्टांस को आप हॉकिश कह सकते हैं, लेकिन
दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ स्टांस, तब रेट बढ़ाना लाजमी है. देन द बिजनेस कैन अब्सॉर्ब द कॉस्ट एंड पास इट ऑन टू द कस्टमर. तो रेट बढ़ने का जो अपॉर्चुनिटी है वो तब होगा जब कस्टमर डिमांड, कस्टमर लेड कंजम्पशन एक्चुअली राइजेस रैपिडली. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम मुझे नहीं लगता है कि मार्केट रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी नेगेटिव. Every market wants that demand for consumer products and demand for products goes up, earnings grow in companies. तो I do not see कि इसका एंड इस तरह से होगा कि सडनली हॉकिश स्टांस आ गई और मार्केट गिर पड़ा. That may happen from time to time for reasons कि जैसे हमने सोचा कि एक नया वेरिएंट आया है, उसका नाम सुनते ही मार्केट 5% नीचे आ गया. Those are minor corrections in a long bull run. और जहां तक इंडिया का सवाल है, हमारी इकोनॉमी इज लाइनिंग अप, इतना बढ़िया लाइनअप है हमारी इकोनॉमी का अगले 5 साल का कम से कम, कि हर जिस तरफ देखें हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है. बाहर से पैसा आए मार्केट में या ना आए, लेकिन यहाँ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है ऑलरेडी, द कैपिटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का जो कर्व है ऊपर की तरफ जा रहा है. गवर्नमेंट के आउटसाइड भी गवर्नमेंट तो कर ही रही थी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल क्रेडिट डिमांड इज गोइंग अप. क्यों हो रहा है? देयर आर टू वेरी पावरफुल फोर्सेस, वन ऑन द सर्विस साइड ऑफ द इकोनॉमी, जिसे हम डिजिटाइजेशन या फॉर्मलाइजेशन कह सकते हैं. वही चीजें जो हम लोग दुकान या रास्ते पे जाके खरीदते थे अब घर पे डिलीवर हो रही हैं. पैंडेमिक की वजह से हुआ है, लेकिन हम लोग उस ट्रेंड को छोड़ नहीं रहे हैं. आज भी घर ही पे मंगा रहे हैं लोग, और वो जो आ रहा है सामान, दैट इज कॉजिंग फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज क्रिएटिंग अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ गिग वर्कर्स जो आपके यहाँ डिलीवर भी कर रहे हैं, वो उबर की ड्राइवरी भी कर रहे हैं, वो कहीं और जाके काम भी करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होंगे या कहीं प्लम्बर भी होंगे. 4-5 नौकरियां लोग कर रहे हैं गिग वर्किंग में. द क्वांटम ऑफ इनकम दैट इज जनरेटिंग इज वन थिंग, द फॉर्मलाइजेशन इज कॉजिंग टैक्स रेवेन्यू टू कम टू द गवर्नमेंट एंड एबिलिटी टू स्पेंड इज इंक्रीजिंग. दूसरी तरफ PLI की स्टोरी सुने तो already government has committed 1.5 lakh crore I think over the next 5 years to be paid out as incentive in PLI. मतलब क्या है कि the quantum of new investment that is going to create new jobs in manufacturing is vast. तो आप बताएं कि जब ये सब हो रहा है तो क्यों मार्केट नीचे पीछे रहेगा? GDP बढ़ेगा, मार्केट कैपिटल क्या चलेगा? राइट. आशुतोष, आपने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए एक अभी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया, बैलेंस एडवांटेज. लेकिन ये आपका बैलेंस एडवांटेज बाकी बैलेंस एडवांटेज से कैसे डिफरेंट होने वाला है, ये थोड़ा बताइए. जी हाँ, देखिए इस वक्त मार्केट में 2 तरह के लोग हैं. मेरी तरह के लोग हैं जो कि वेट करते हैं कि मार्केट गिरे तो और खरीद लें इक्विटी में, लेकिन तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो पहली दफा इक्विटी में आए थे पूजा कैन गो और डिम्पी कैन गो टेक्निकल्स, एंड उन्होंने काफी पैसा बनाया है. टेक्निकल्स में जा सकते हैं पूजा या मंदार के साथ. उसके बाद कि मेरा पैसा अगर चला गया तो उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड है कि आप अपना एसेट एलोकेशन का डिसीजन जो है फंड मैनेजर को दीजिए. इसमें 2 तरह से हमने इसको अलग रखा है. नंबर 1, इसमें 4 डिसीजंस लेंगे हम हर एसेट एलोकेशन करते समय कि वैल्यूएशन कितना है मार्केट में, अर्निंग्स फोरकास्ट और अर्निंग्स एक्चुअल का क्या डिफरेंस है, लिक्विडिटी कितना है मार्केट में, और अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड का क्या नंबर आ रहा है. मतलब कि डेट मार्केट में यील्ड कितना मिल रहा है और इक्विटी मार्केट में यील्ड कितना मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम एलोकेट करेंगे. ये एलोकेशन डिसीजन जो है फंड मैनेजर लेगा, लेकिन एलोकेशन डिसीजन को बढ़ाने के लिए, मतलब 0 to 100 जा सकता है, उसे बढ़ाने के लिए CIO का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और उसे 100 तक ले जाने के लिए इन्वेस्टमेंट कमेटी का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा. तो ये खास तौर पर हमने एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस उसमें डाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन निवेशकों का हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, वो कंजर्वेटिव हैं. वो ये नहीं चाहेंगे कि हम एक ही व्यक्ति सारे के सारे 0 to 100 के डिसीजन ले पाए. तो डेटा को देखकर और एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को देखकर ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. इन बातों में ये फंड जो है दूसरे लोगों से अलग है. आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आज आपने 18 हाउस स्वदेश को समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.
धन्यवाद। खैर मार्केट्स में इस बीच निफ्टी बैंक ने तो हरा निशान दिखा रखा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी लाल निशान में है। तो हम एक काम करते हैं, मंदार हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार बातचीत के सिलसिले को करते हैं शुरू। मंदार, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने समय दिया। मैं बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स से शुरू नहीं कर रहा, बल्कि उसके दो मेजर कंपोनेंट हैं। पहला एक्सिस बैंक, दूसरा कोटक। इन दोनों की राय से शुरू करना चाहता हूं। एक्सिस बैंक और कोटक पे आपका स्टांस क्या है? नहीं लिया तो क्या अभी भी ले लें, या फिर ये फेड वाला हिस्सा पास ऑन हो जाने दें एक बार? देखिए, एक्सिस बैंक तो खुल्लम खुल्ला स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यानी पिछले